देश में लोकसभा सीटों को लेकर नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 2026 से इसका काम शुरू होना है और जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसमें एनडीए के सहयोगी भी हैं और उसके विरोधी भी शामिल हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इसे लेकर सर्वदलीय एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर दलों के नेता पहुंचे थे। तमिलनाडु की 35 राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हुई, जिसमें डीएमके की सबसे बड़ी विरोधी एआईएडीएमके भी शामिल थी। परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों का डर चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी टीडीपी एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके बयान से साफ हो रहा है कि नायडू ने राज्य के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा था। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने तो इसे लेकर मुहिम ही शुरू कर दी। उन्होंने राज्य के लोगों से सवाल किया कि हमें 16 बच्चे पैदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो आखिर परिसीमन के चलते क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य, और उनके विरोध का सबसे बड़ा क्या है कारण, जिसे दक्षिण के राज्य अपनी सफलता मान रहे थे, वो ही सफलता उनके सामने कैसे मुश्किल में बदल गई है और कैसे बन गई है चुनौती, और जिन राज्यों के सिर असफलता का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, कैसे वो राज्य अब फायदे में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में परिसीमन से जुड़े इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। परिसीमन का मामला बीजेपी के गले की फांस बनते दिख रहा है। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि बीजेपी को ही समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि अब तो उसके सहयोगी भी इसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब तमिलनाडु की यात्रा पर पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिसीमन के बाद दक्षिण के किसी भी राज्य में एक भी सीट कम नहीं होगी। तो स्टालिन ने कहा कि अगर मौजूदा कानून के हिसाब से परिसीमन किया जाता है और लोकसभा में कोई सीट नहीं बढ़ाई जाती है, तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान हो जाएगा। और यह डर जायज भी है। संविधान के आर्टिकल 81(2) में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के संसद सदस्यों की संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होगा। इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ज्यादा सांसद हैं और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम सांसद हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश में राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां लोकसभा की सिर्फ 25 सीटें आती हैं। तो यूपी इस मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन यूपी की आबादी देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। दक्षिण के राज्यों की सबसे बड़ी चिंता ये आबादी ही है। 1971 की जनगणना में देश के 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 44% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई 49%। यानी अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, तो इन 5 राज्यों में 5% सीट बढ़ जाएंगी और इससे ज्यादा बड़ा नुकसान दक्षिण के राज्यों को हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है, तो क्योंकि 2021 में जनगणना कराई ही नहीं गई, ऐसे में 2011 के आंकड़ों का आधार बनाया जाए तो परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को कितना नुकसान होगा और परिसीमन कब कब किया गया है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं। तो देश को जब आजादी मिली तो हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना के साथ ही परिसीमन भी कराया गया। जनगणना निर्वाचन क्षेत्र की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की स्थिति और संख्या में बदलाव किया गया। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो अब तक भारत में 4 बार, यानी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में पहले परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या थी 489। 1963 के परिसीमन के बाद यह संख्या बढ़कर हो गई 520। इसी तरह 1973 में जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या हो गई 543, जो अभी भी है। 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संशोधन करके सीटों के बदलाव पर 25 साल के लिए और रोक लगा दी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार साल 2001 के संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 के बाद ही अब बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिसीमन आयोग को संविधान में जो ताकत और स्वायत्ता दी गई, उसके बाद जो भी फैसला आयोग लेगा वो अंतिम यानी आखिरी फैसला होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों का आखिर डर क्या है।
अगर 2011 के अनुपात में ही देश की आबादी में बदलाव हो रहा है और आबादी के हिसाब से ही सीटों की संख्या में बदलाव किया गया, तो दक्षिण भारत में क्या बदलाव होंगे, अब आपको वो समझा देते हैं। अगर सरकार की तरफ से लोकसभा में सीटों की संख्या 543 ही रखी जाती, यानी जो है वो ही रहती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु में जो सीटों की संख्या होगी वो 39 से घटकर 31 रह जाएगी और केरल में 20 की जगह ये संख्या 12 हो जाएगी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और वहां किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, इसलिए राज्य में 28 की 28 सीट रहेंगी। आंध्र प्रदेश में 25 की जगह 20 और तेलंगाना में 17 की जगह 14 सीट ही रह जाएंगी, यानी हर जगह सीट्स कम हो रही हैं। वहीं यूपी में 80 की जगह सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और ये संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी और बिहार में 40 सीटों के स्थान पर 50 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान में सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 31 हो जाएगी और मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर यह संख्या हो जाएगी 33। इसका मतलब है कि दक्षिण के राज्यों में 24 सीटें कम हो जाएंगी। वहीं अभी 129 सीटें हैं जो घटकर रह जाएंगी 105, जबकि 4 हिंदी भाषी राज्यों में ही 31 सीट बढ़ जाएंगी। और अगर सीटों की संख्या जनगणना में बढ़ोतरी के आधार पर बांटी जाती है और लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 888 किया जाता है, तो संख्या क्या होगी वो भी समझ लीजिए। तो तेलंगाना में सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में 25 की जगह 28 लोकसभा सीट हो जाएंगी। केरल में 20 सीटों की तुलना में 1 सीट कम होगी और 19 सीट रह जाएंगी। तमिलनाडु में 39 सीटों की जगह 41 सीट हो जाएंगी और कर्नाटक में 28 सीटों की जगह 36 सीट हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 143 सीटें हो जाएंगी और बिहार में 40 की जगह इसकी संख्या हो जाएगी 79 और पश्चिम बंगाल में 42 की जगह 60 सीटें हो जाएंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में 29 की जगह 52 सीटें हो जाएंगी और राजस्थान में 25 की जगह सीटें हो जाएंगी 50। यानी जनसंख्या के आधार पर दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर भारत की तुलना में ये बढ़ोतरी बेहद मामूली होगी। ये बात तो हम 2011 की जनगणना के आधार पर कर पा रहे हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टडी में ये बताया गया कि अगर आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है तो 2025 में यूपी उत्तराखंड की आबादी 25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अगर 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट को आधार बनाया गया तो यूपी उत्तराखंड के हिस्से में 126 लोकसभा सीटें आएंगी। बिहार झारखंड के हिस्से में आएंगी 85, जबकि तमिलनाडु की सीटें 39 ही रहेंगी और केरल की सीटें 20 से घटकर 18 हो जाएंगी। गौरतलब है कि ये निजी आकलन है और अगर सीट बंटवारे में फॉर्मूला 1971 की जनगणना वाला ही रहता है, यानी कि 10 से 11 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट रखी जाती है, तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड की लोकसभा सीटों में बंपर इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में यूपी उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 250, बिहार झारखंड की 169, राजस्थान की 82, तमिलनाडु की 76 और केरल की 36 सीटें हो जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों को बीजेपी की मंशा पर इसलिए भी शक है क्योंकि कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के इन राज्यों में प्रभावी उपस्थिति नहीं है, यानी बीजेपी यहां पर कमजोर है। और दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे सीमांकन में नुकसान की जगह फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए बीजेपी की केंद्र सरकार पर परिसीमन को लेकर विपक्षी दल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो परिसीमन अगर हुआ बीजेपी के राज में तो बीजेपी अपने फायदे को देखते हुए ही परिसीमन करेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।